नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजय जी के में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। कल क्या पढ़ रहे थे हम? कल पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। कौन सा भाग पढ़ रहे थे? मारवाड़ का इतिहास भाग फर्स्ट। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, चैनल के जो वीडियो था डाला हुआ था उसमें लिखा हुआ था भाग फर्स्ट। आज कौन सा भाग है मारवाड़ के इतिहास का? भाग सेकंड। फटाफट से हम पीछे वाली क्लास है, जो कल वाली क्लास थी, उसका रिवाइज कर लेते हैं। सभी जो साथी है वो जुड़ जाए क्लास के अंदर। जो देख रहे हैं वो देख लो, सुन लो ध्यान से। पीछे वाला रिवाइज कर देते हैं। आपको पता है कि मारवाड़ का जो प्राचीन नाम है, जो मारवाड़ है, जो किसके अंदर आता था प्राचीन काल में? वो आता था मरु प्रदेश के अंदर। कल मैंने बताया था कि मारवाड़ किसके अंदर आता था? मरु प्रदेश के अंदर आता था। मारवाड़ को मरु भी कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको पूछ ले, मारवाड़ के जिले कौन कौन से हैं? मारवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो कौन कौन से हैं? जैसे आपका पाली हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, नागौर हो गया और जालोर हो गया। नए जिले पूछे तो सांचौर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, बालोतरा हो गया और एक पाली से कोई जिला बना नहीं है, और जोधपुर से हो गया जोधपुर ग्रामीण। तो ऐसे करके 9 जिले आए, जो नए वाले जिले को जोड़ के 9 जिले जो किसके अंदर आते हैं? मारवाड़ के अंदर आते हैं। और पुराने जिले कितने आते हैं? 5 जिले आते हैं कंप्लीट। अगर आपको पूछ ले कि मारवाड़ जो है कौन सी संभाग में आता है, तो जोधपुर संभाग में भी आता है मारवाड़, पाली संभाग में भी आता है मारवाड़ कंप्लीट। जोधपुर और पाली संभाग में दोनों मारवाड़ में आते हैं। और पाली धारणा, पाली वर्तमान में नया संभाग बनाया गया है। वर्तमान में 3 नए संभाग बनाए, कौन कौन से? सीकर, पाली और बांसवाड़ा। ये भी आपको याद रखना है। आपको पूछ ले कि आदिवासी संभाग कौन सा है, तो बांसवाड़ा संभाग हो गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो है मारवाड़ के इतिहास का देखो, आपको जैसे भी दिख रहा भी होगा स्लाइड के ऊपर कि मारवाड़ का इतिहास भाग सेकंड। मारवाड़ के इतिहास में भाग सेकंड में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल मैंने बताया भी था कि जो मारवाड़ के इतिहास में रावसिया के बारे में जो किंवदंती है, जो समझने वाली बात है, वो आज अपन बात करेंगे उसके बारे में। समझ रहे हो? कल हमने क्या क्या पढ़ा था? एक लूणी नदी के बारे में पढ़ा था कि लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। गोडवाड़ प्रदेश क्यों कहा जाता है? जैसे कि आपने मैंने बताया था आपको कि जो लूणी नदी है उसका जो लूणी नदी है, लूणी नदी, इसके जो आसपास का जो क्षेत्र था, ठीक है, यहाँ पे गौड़ जाति के लोग रहते थे। कौन सी जाति के लोग रहते थे? गौड़ जाति के लोग रहते थे, जिसके कारण इसको तो क्षेत्र इसको क्या कहा जाने लगा? गोडवाड़ प्रदेश कहा जाने लगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना कि कौन सी नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। तो कौन सी नदी हो गई? लूणी नदी हो गई। इस नदी को मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है ना एग्जाम में कि मारवाड़ की गंगा, जैसे मैंने टेलीग्राम में क्यों डाली भी थी, जिसमें लिखा होता है कि मारवाड़ की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? लूणी नदी। बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा होता है, बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो ये भी आपको बालोतरा बाड़मेर नहीं आता, बालोतरा जिला बन गया। ठीक है, इतने दिन हम बोलते हैं बालोतरा बाड़मेर। इतने दिन तो बालोतरा के साथ में क्या लगा रहते? कोष्टक में बाड़मेर। लेकिन अब बाड़मेर नहीं लगाएंगे क्योंकि अब बालोतरा नया जिला बन गया। तो आदत डालोगे बालोतरा को, केवल सीधे बोलो आप बालोतरा, बालोतरा जिला, ध्यान रखना। समझ रहे हो? तो ये बातें आपको कंप्लीट पूरे याद होनी चाहिए। अब जो याद करने वाली चीजें हैं वो देख लो आप। रिवाइज हो गया पीछे वाला कल सारा। एक जो शाखा थी उसके बारे में देख लो। कल मैंने 2 शाखा बताई थी। एक तो कन्नौज के गैडवाल बताए थे, एक जो है दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट है उसकी शाखा थी बदायूं। दक्षिण भारत में जो लोग रहते थे, जैसे कर्नाटक हो गया आपका, महाराष्ट्र में जो रहते थे राष्ट्रकूट वंश, उनकी एक शाखा थी बदायूं। जैसे अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा बोलते हैं कि राठौड़ कौन सी शाखा से संबंधित है? बदायूं वाली शाखा से संबंधित है। इस तरह मैंने लिखा था कि कन्नौज के गैडवाल, जयचंद गढ़वाल की जो तीसरी पीढ़ी के जो लोग हैं वो क्या कहलाए? राठौड़ कहलाए। ठीक है, वो मैंने सारा कुछ बता दिया था। इसके समर्थन कौन कौन है? अपने कर्नल जेम्स टोड भाई साहब है एक तो, ठीक है। दूसरी जोधपुर राज्य की ख्यात है। तीसरा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है, वो इसका समर्थन करता है। और इसका जो समर्थन करना है राष्ट्रकूट वालों का, वो समर्थन कौन कर रहा है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। आपको पूछे कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहां के है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है सिरोही के। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा का संबंध कहां से है, तो सिरोही से है। इतनी बातें हमने कल पढ़ ली थी जो, ठीक है, इतनी बातों का जो मैंने रिवाइज करवाया बोल के, वो सारी की सारी हमने कल पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने जाए रावसिया के बारे में। किसके बारे में? रावसिया के बारे में, सॉरी। रावसिया। अब सुनना ध्यान से एक बार। देखो यहां पे एक क्षेत्र था पाली, अपने राजस्थान के अंदर एक क्षेत्र है पाली। समझ रहे हो? पाली क्षेत्र का जो आसपास का जो इलाका है, या पाली क्षेत्र के अंदर जो पहले ब्राह्मण रहते थे उसका नाम था, उनका नाम था पालीवाल ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण थे यहाँ पे? पालीवाल ब्राह्मण।
पाली क्षेत्र के अंदर पहले कालांतर के अंदर पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और इनका मुख्य कार्य क्या होता था? इनका मुख्य कार्य होता था व्यापार करना। भाई इनका जो मुख्य काम क्या है? व्यापार करना। ये केवल व्यापार करने का कार्य थे, व्यापार करना। इनका काम क्या था? व्यापार करते थे। ये लोग पालीवाल ब्राह्मण रहते थे पाली जिले के आसपास और व्यापार करते थे और बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार करते थे। दक्षिण में भी जाते थे, जैसे बंगाल, कर्नाटक, पूरा दक्षिण के अंदर जाते थे, कभी कन्नौज की तरफ जाते थे। ठीक है, तो व्यापार करने वाले लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए जाएंगे तो सही, तो कभी तो दक्षिण भारत के अंदर चले जाते, कभी पश्चिम भारत की ओर चले जाते, कभी उत्तर भारत की ओर चले जाते। ठीक है, अपने जो पड़ोसी राज्य जैसे गुजरात हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो उनमें चले जाते। तो कन्नौज भी आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये पालीवाल ब्राह्मण व्यापार करने थे, उनका मुख्य कार्य क्या था? व्यापार करने के लिए जाते थे और व्यापारी थे, ध्यान रखना। ठीक है, ब्राह्मण कौन से थे? व्यापार करने वाले ब्राह्मण थे, इतनी बात याद रखना। एक इधर देखो आप, एक कन्नौज का राजा था सेतराम। कौन सा? एक बार में रावसिया को बट किसके रहे? रावसिया के बारे में पढ़े, तो इसको एक बार में साफ कर रहा हूं। यहां पे कन्नौज, सुनना ध्यान से, जगह कौन सी है? कन्नौज। कन्नौज का राजा था एक सेतराम। क्या नाम है राजा का? सेतराम जी। सेतराम जी है कौन? गहडवाल। कौन है? गहडवाल। कंप्लीट। कन्नौज का राजा कौन है? सेतराम जी। एक है कौन सी जाति का लोग है? गहडवाल है। जैसे जयचंद गढ़वाल मैंने बताया कल, इसकी तीसरी पीढ़ी के लोग क्या कहलाए? राठौड़ कहलाए। तो सेतराम जी कन्नौज का राजा है, गहडवाल है। इसकी एक पत्नी है, पत्नी तो और भी रही होगी इतिहास के अंदर, लेकिन एक का नाम मिलता है, मैंने बताया था, पार्वती। नाम क्या मिलता है? पार्वती। पत्नी कौन है? पार्वती। यह भी आपको याद होना चाहिए। अब कहा जाता है कि सेतराम जी के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? सेतराम जी के 100 पुत्र थे। सेतराम जी के पुत्र देख लो, सेतराम जी के 100 पुत्र थे। देखो ये किंवदंती है, याद रखना। ठीक है ना भाई, इतिहासकार ऐसे बताते हैं, कितनी सच्चाई है या कितनी झूठ है वो तो अपने को क्या पता, लेकिन अपने को याद रखने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो सेतराम जी के 100 पुत्र थे। मैंने एक बार ऑफलाइन क्लास में बताया भी था कि एक बार एक दो आप देखिए, गुण 50 सीओ बड़ो, सिया बड़ा 50, गुण 50 सीओ बड़ो। भाई देखो, गुण 50 तो सी से बड़े हैं, सिया सॉरी गुण 50 से तो कौन बड़ा है? सिया बड़ा है। सिया बड़ा 50 और सिया से कितने बड़े हैं? 50 बड़े। तो सिया कितने नंबर का हो गया? सिया 51 नंबर का हो गया। सिया कितने नंबर का हो गया? 51 नंबर का हो गया। और सिया कौन है इसके बारे में हम बात करेंगे। समझ रहे हो? तो ऐसे करके गुण 50 सॉरी सेतराम जी कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। अब जब सिया जन्मा था 51 नंबर का, उसके जन्म पे एक घटना हुई थी, वो आप देखो, वो सुनने वाली चीज है। घटना क्या हुई थी? आपको पता है कि जब आज आपको पता है कि कोई पुत्र होता है, पुत्री होती है, जन्म होता है, तब अपने बोलते हैं कि कौन से टाइम में जन्मा है, फलाने तारीख को जन्मा है या फलानी वार को जन्मा है या इतने बज के इतने मिनट हुई है तब इस पुत्र का जन्म होता है। तो अपने क्या तुरंत नोट कर लेते हैं। ठीक है, बुक में, बही में या किसी में भी नोट कर लेते हैं, तुरंत नोट करके लिख देते हैं। बाद में पंडित जी से वो दिखा के उसका पूरा जो क्या बनाते हैं, राजयोग वगैरह, जो कुंडली वगैरह बनवाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था भाई, पहले ऐसा थोड़ा था। पहले किसको पता था? लिखावट आती नहीं थी पहले वाले को लोगों को। भाई जो दासी वगैरह लोग थे, उसके साथ में डिलीवरी करने वाले लोग थे, उनको क्या पता था? तो लिखावट नहीं करते थे। तो पहले क्या करते थे? पहले छाया से लोग पता चलते थे कि कितने बजे है। भाई घड़ी का उस समय प्रचलन नहीं था। आज आइए घड़ियां तो पहले थोड़ी था। आज भी आपको दादाजी वाली पीढ़ी में देखना आप, भाई आपके कोई दादाजी तो एक दो पीढ़ी के पुराने लोग हैं, वो देख लेना, वो आपको मकान की छाया बता देंगे कि 3 बजे या 4 बजे या चाय का टाइम हो गया या नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो हुआ क्या था? सेतराम जी ने उसको कहा कि जब पुत्र जन्मे ना, तो उस दासी को आगे तुम एक काम करना, जब भी पुत्र जन्मे तो एक लकीर घसीट देना। ठीक है, तुरंत जाके आगे जो कच्ची जो मिट्टी है उसके अंदर क्या करना? एक लकीर घसीट देना या लकीर खींच देना। लकीर है ना, तो वो क्या करती है? दासी बेचारी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। भाई उसका जो काम था डिलीवरी का, वो पूरे अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। व्यस्त होने के कारण वो भूल जाती है, वो लकीर घसीटना भूल जाती है कि यार अपने राजा ने कहा था कि पुत्र जन्मते ही वो एक लकीर आके खींच के आनी है, वो भूल जाती है। लेकिन उसको घंटे पर बाद में याद आता है कि यार राजा ने तो ये बात बोली थी, अपने को वो काम करके आना है, अपन तो भूल गई। तो वो चारों पे देखती है पहले तो कोई है या नहीं। उसने बोला देख कौन रहा है, अब जाके घसीट दो। भाई घंटे भर तो लेट हुए हैं, अब जाके घसीट दो, नहीं तो राजा वैसे परेशान करेगा, वैसे डांटेगा। तो एक काम करो, अब जाके ये क्या करती है दासी? घंटे पर जाके बाद में, ठीक है, घंटा पर जब हो जाता है ऊपर, तब जाके ये लकीर घसीटती है।
ये मान लो घसीटती तो यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन अब की बार कहाँ की घसीटती है, अगले 1 घंटे बाद में। ठीक है, 1 घंटे बाद में घसीटती है। राजा आए सीताराम जी ने आके बोला दासी को, बता कहाँ पे घसीटी लकीर। उसने कहा देखो साहब ये रही, इतनी बड़ी लाइन है, और इस लाइन पे जब मैंने घसीटी तब भी पुत्र का जन्म हुआ है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। इसने ब्राह्मण को बुलाया, तो ब्राह्मण को बोला कि कहा देखो साहब, ब्राह्मण साहब ये तो लकीर है पूरी की पूरी, कि हाँ साहब ठीक है देख ले। अब इस लकीर के आधार पे आप अपने, मेरे पुत्र है जो उसका जो राजयोग वगैरह जो भी कुंडली वगैरह निर्धारण करो। ब्राह्मण जी ने कहा गड़बड़ हो गया काम के, कहा कि अगर इस लकीर पे पुत्र का जन्म हुआ है, ठीक है, अगर ये जो लकीर घसीटी गई है इसके अंदर अगर पुत्र का जन्म हुआ है, तो अगर ये पुत्र अपने पिता का मुंह देख लेगा तो पिता तुरंत मर जाएगा। ये बात कौन बोल रहा है, ब्राह्मण साहब बोल रहे हैं। सीताराम जी जो हो गए, सीताराम जी ने कहा यार ये क्या लफड़ा हो गया, बस अगर ये मेरा मुंह देखता है मेरी मृत्यु हो जाएगी, समझो। तो ये पहले बात इसको ठिकाने लगाओ। इसने कहा अपने तो पहले भी 50 हो रखे हैं भाई, अपने कौन सी कमी है पुत्रों की, अपने तो पहले 50 है पूरे। 51वां नंबर का कौन था, सिया था। तो उसने कहा अपने पहले 50 है, अपने कौन सी कमी आ रही है, अपने मेरे इसको इस अच्छा तो इसको निपटाते फिर। तो उसने जल्लादे को ऑर्डर दिया कि इसको एक काम करो, कन्नौज के जंगलों में ले जाके इसकी हत्या कर दो और मार काट के फेंक दो। जल्लाद गए, कहा जाता है कि ये तो क्यों दिनती है, याद रखना है, ठीक है। इसकी कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है वो तो अपने को नहीं पता, लेकिन इतिहासकार बताते हैं ऐसी बातें, तो अपने को याद रखना है, ठीक है। तो कुछ जल्लाद जाते हैं कन्नौज के जंगलों में, और कहा जाता है कि जब कन्नौज के जंगलों में जल्लाद जाते हैं तब एक जल्लाद बोलता है कि यार इसको मार तो काट के क्या ही फेंके, इतना छोटा सा बच्चा है तो क्या करे। तो उसने कहा कि पास में एक शेर की गुफा थी। कहाँ की गुफा थी, शेर की गुफा थी। तो उसने कहा कि एक काम कर, इसको शेर की गुफा में फेंक दे, बेचारे शेर का तो भोजन की व्यवस्था हो आज की, एक काम तो पुण्य का करे कम से कम। तो उसने कहा चल ठीक है, एक काम कर शेर को फेंक देते हैं। तो वो शेर को फेंक, इस बच्चे को क्या किसकी गुफा में फेंक देते हैं, शेर की गुफा में फेंक देते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम उस गुफा में एक शेर ने एक शिशु को जन्म दे रही थी। कौन दे रही थी, शेरनी बेटी थी। शेरनी भी की उस टाइम डिलीवरी हुई थी, एक शिशु को जन्म दिया था। लेकिन जब उसको फेंका था, उस बच्चे को सीताराम जी के पुत्र को जल्लादों ने फेंका, तो ये लुढ़कता लुढ़कता किसके पास पहुंच गया, शेरनी के पास पहुंचा। अब चूंकि शेरनी भी एक पुत्र को जन्म दे रही थी और एक पुत्र ये हो गया, शेरनी ने इसे सोचा कि अपने 2 पुत्र हो गए। बस शेरनी ने क्या सोचा, अपने 2 पुत्र हुए, एक नहीं तो कितने पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए। और इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा चलता गया, और थोड़े थोड़े दिन बाद में शेरनी का पुत्र भी जो एक शेर था वो भी बड़ा होता गया। सीताराम जी का जो पुत्र था रावसिया, वो भी थोड़े धीरे धीरे दिन बाद में बड़ा होते गया। तो ऐसे करके उसका जो बचपन था वो शेरों के साथ में गुजरा था, ठीक है। बस रावसिया जी का जो बचपन था किसके साथ में गुजरा था, शेरों के साथ में गुजरा था। अब आपको पता भी है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति बड़ा होगा, ठीक है, तो बड़ा होगा तो अगर पशुओं के साथ में रहेगा तो उसके जैसे आचरण करेगा। डार्विन का सिद्धांत भी है, वह डार्विन का सिद्धांत क्या बोलता है, पर्यावरण का सिद्धांत है डार्विन का। क्या बात बोलता है कि अगर मनुष्य को पशुओं के साथ में रखोगे तो वो पशु जैसा व्यवहार करेगा, अगर किसी पशु को मनुष्य के साथ में रखोगे तो वो पशु भी मनुष्य जैसे व्यवहार करेगा। ये तो डार्विन का सिद्धांत है ना पर्यावरण का, भाई जैसे जिस इन्वायरमेंट में आप किसी को रखोगे तो वैसा का वैसा व्यवहार करेगा। और वही बात किसके साथ में हुई थी, सीताराम जी के साथ में। सीताराम जी शेरों के साथ में रहे थे, इसलिए सीताराम जी ने किसके जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया, शेरों के जैसे व्यवहार स्टार्ट करना कर दिया। अब कुछ दिन बाद में देखो, सुनो, कुछ दिन बाद में ये पाली वाला ब्राह्मण क्या करते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं। देखो अब जान रहे हो, ये पाली वाला ब्राह्मण है ना, ये अब की बार आ रहे हैं इधर व्यापार करने के लिए। कहां पे आ रहे हैं, कन्नौज की तरफ आ रहे हैं। और इन्होंने कन्नौज के जंगलों में एक भयानक दृश्य देखा है ब्राह्मणों ने। क्या दृश्य देखा कि 4-5 शेर है, 4-5 शेर है इधर, और एक बीच के अंदर मिनक है, लड़ रहा है आदमी। तो इसने देखा कि यार शेरों के साथ में कोई आदमी लड़ रहा है, तो ये कांड कैसे हो रहा है इतना भयंकर। भाई इसने पहले इन्होंने देखा नहीं था, शेरों के साथ में आदमी कौन रहे, शेर तो ऐसे पकड़ के खा जाए आदमी को। तो उसने कहा कि यार बीच में तो आदमी है और शेरों के साथ में लड़ रहा है, लड़ नहीं रहा है, मार रहा है, वो शेरों को मार रहा था रावसिया। तो उसने कहा ये तो कांड हो रहा है। तो ये तुरंत जाते हैं किसके पास में, सीताराम जी के साथ में, सीताराम जी के पास आते हैं ऐसे भाग के। वो सीताराम जी को बताते हैं, साहब आपके जंगलों में ये कांड हो रहा है, हमने खुद देखे हैं आंखों से। तो उसने कहा क्या कांड हो रहा है, उसने कहा कि एक आदमी है जो शेरों के साथ में लड़ रहा है, वो दिखता भी शेरों के जैसे ही है ना, ऐसे बाल उग रहे हैं, ऐसे लंबे लंबे नाखून है, लंबे लंबे दांत है, तो दिखता भी किसके जैसे है, शेरों के जैसे दिखता है। सीताराम जी ने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, आई डोंट बिलीव। तो उसने कहा नहीं साहब आप एक बार भेजो हमारे साथ से, नाम दिखाएंगे, पकड़ के लाएंगे उसको। तो उसने कहा चलो 2-4 आदमी जाओ इनके साथ में। उन्होंने कहा साहब 2,000 आदमी से नहीं पार पड़ेगी, तो कितने चाहिए, कम से कम 150 होने चाहिए। 150 नहीं होगी तो मार देगा पकड़ के वो अपने को। तो
सेतराम जी ने सेना की एक टुकड़ी भेजी, 150 आदमी करके इनके साथ में भेजा। किसी तरह से सेना ने इस आदमी को बंदी बनाया, किसको, राव सिया जी को, और उसको पकड़ के किसके साथ रहे, सेतराम जी के साथ में रहे। सेतराम जी ने कह रहे तो सच में सच्ची हो गई, मैंने सोचा ऐसे ही बेवकूफ बना रहे। तो उसने कहा कौन है रे तुम, तो उसको क्या पता मैं कौन हूं। तो उसके सेतराम जी के पास में वो जल्लाद बैठे थे जो उसको फेंक के आए थे। उसने कहा हाँ कि साहब अगर आप हमें नहीं डटे तो हम बता दें, बताओ कि वो जो आपके 51 नंबर का पुत्र हुआ था ना, अब तो कितने हैं, 100 है आपके, लेकिन जो 51 नंबर का आपके जो पुत्र हुआ था, हाँ हुआ था, क्या करके आए थे कि आपने ऑर्डर दिया था कि उसको मार दो, हाँ तो दिया था, लेकिन हम मार के नहीं आए थे, तो क्या करके आए थे, हमने उसको शेर की गुफा में फेंक दिया था, और हमें पक्का गारंटी है कि वो यही आदमी है, क्योंकि हमने शेर की गुफा में फेंका था। और उस टाइम कहा जाता है कि उसने उस टाइम शेरनी ने भी एक शिशु को जन्म दिया था, और पक्का शेरनी ने खाया नहीं है, और वो आदमी इनके साथ में बड़ा हुआ है, ये भी वही आदमी है। उसने कहा ठीक है, तो उसने छानबीन करवाई राजा ने कि रियल में ये वही आदमी है नहीं, तो जब छानबीन करवाई तो कौन सा ये जो आदमी किसका पुत्र निकला, सेतराम जी का पुत्र निकला, छानबीन कराने के उपरांत में, समझ रहे हो। अब की बात सेतराम जी ने कहा चलो ठीक है, ढंग से इसको कपड़े वगैरह पहनाए, नवाया, और वह नाखून वगैरह पूरे दांत वगैरह साफ करके ऐसे पूरा मिनक बनाया पूरा एकदम कि बैठ जाए इधर एक कोने में बैठ जा पूरा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है सर, अब हम तो व्यापार करने के लिए आए थे, अब हमने आपका एक पुण्य का काम और कर दिया, आपके पुत्र को आपसे मिला दिया, कि ठीक है सर अब वापस ले जाते हैं। कौन, पालीवाल ब्राह्मण वापस आ जाते हैं। अब एक बार पालीवाल ब्राह्मणों के साथ में भयंकर घटना होती है। ये कोई दक्षिण की तरफ व्यापार करने के लिए जा रहे थे, कौन, पालीवाल ब्राह्मण, और जब दक्षिण की तरफ व्यापार करने के लिए जा रहे थे तो बीच में इनके साथ में भारी मात्रा में लूटपाट होती है। जो इनका जो व्यापार का जो सामान था, व्यापार की जो पूंजी थी, वो लुटेरे लूट के ले गए। ठीक है, अब बेचारे क्या करें, वैसे पल्ले झाड़ रह गए। ठीक है, होता है ना भाई, इनके पास कुछ नहीं बचा। अब इनके पास वापस दिमाग में आया कि यार अब करे तो क्या करे, अपने तो रक्षा करने वाला ही कोई नहीं है, भले ही हम व्यापार करने वाले लोग हैं, लेकिन रक्षा करने वाला कोई है नहीं, युद्ध करने वाला कोई, लड़ाई करने वाला आदमी है नहीं, तो अपने तो लूट मार का सामान, ऐसे ही हम तो व्यापार करेंगे और लूट मार का सामान जो चोरी करके लुटेरे ले जाएंगे, तो अपन क्या करें। तो किसी बल्ले मिलक ने इनको समझाया कि एक काम करो, आप जाओ वापस, ठीक है, उस सेतराम जी के पास जाओ, उस सेतराम जी के 100 पुत्र है, तो सेतराम जी से एक पुत्र ले लो और एक पुत्र लेके अपना इधर का राजा बना दो, और राजा बना के तो वो आपको क्या करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपका प्रोटेक्शन दे देगा आपको। वो सेतराम जी अपने सेना के एक टुकड़ी भी इसको साथ में भेज देंगे, तो आपकी भी सही है और उनकी भी सही है। ठीक है, आप उनको टैक्स दे देना। भाई पहले होता क्या था, देखो सुनो, पहले ऐसा होता था कि राजा है, जैसे मान लो कोई राजा है, तो राजा क्या करता था, प्रजा की सेवा करता था, भाई प्रजा की रक्षा करता था ना राजा, लेकिन प्रजा को क्या करते, बदले में क्या देना पड़ता था, टैक्स, कर देना पड़ता था, भाई ये कार्य होता था। तो अब के बारे ब्राह्मणों को किसी आदमी ने समझाया, तो वापस आ गए किसके पास में, सेतराम जी के पास में, और सेतराम जी के पास में आके कहा कि सेतराम जी अब की बार हम बहुत इंपॉर्टेंट कार्य से, कि क्या कार्य है, कि अपने को आपका पुत्र चाहिए एक। तो सेतराम जी ने कहा कि यार मेरे 100 पुत्र है, अपने कौन सी कमी जा रही है, ले जाओ एक, कौन सा चाहिए। उसने कहा नहीं, कोई सा नहीं, वो जंगल वाला आदमी है एक बार जो हमने आपको लौटाया था, अरे अच्छा वो वाला आदमी है, वो चाहिए हमें, तो वो चाहिए तो वो ले जाओ। ठीक है, तो ऐसे करके कहा जाता है कि सेतराम जी ने अपने पुत्र जो इसका नाम क्या था, रावसिया। सुनो रावसिया नाम क्यों पड़ा था अभी, देखो अब इसका नामकरण हो गया, वो मैंने बताया नहीं, इसका नामकरण क्या हो गया, रावसिया, राव सिंहा, सिंहा इसकी उपाधि थी, ध्यान रखना, सिया राव लगाते थे सारे के सारे मारवाड़ की, ठीक है, और सिया तो है, और सिया इसका नाम है, राव इसकी उपाधि है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल नाम क्या था, सिंहा। अब सिंहा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका बचपन पूरा का पूरा शेरों के साथ में बीता था, पूरा जो इसके जो कार्य थे सारे के साथ शेरों वाले जैसे थे। ठीक है ना, कच्चा मांस खाना, कपड़े नहीं पहनना, लंबे लंबे नाखून बंधे हुए थे, लंबे लंबे दांत बड़े हुए थे, तो पूरे के पूरे काम किसके थे, शेरों वाले जैसे थे। तो सेतराम जी ने कहा कि यार एक काम करो, इसका नाम है सिया रख दो, आप शेरों वाला नाम रख दो, तो इसका नाम क्या रख दिया, सिया। यह बात भी आपको याद रहनी चाहिए कि रावसिया का नाम सिया क्यों पड़ा था, शेरों के साथ में रहने के कारण इसका नाम सिया पड़ा था। कंप्लीट। तो अब की बार पालीवाल ब्राह्मण आते हैं, उसने सेतराम जी से बोल दे कि आपका जो रावसिया जो वाला पुत्र है, जो शेरों के साथ में लड़ रहा था, जो हमने आपको बताया था, वो आपका पुत्र हमें चाहिए। ठीक है, हमारे कोई राजा नहीं है, हम व्यापार करके आते हैं, रास्ते में लुटेरे लेके जाते हैं, हमें वापस पल्ले झाड़ कर देते, अपने पास बचता कुछ है नहीं, तो अब क्या करें। तो आप एक काम करो, अपने पुत्र हमें दे दो और हम इसको राजा बना देंगे, और उसको टैक्स बदले में क्या देंगे, टैक्स देंगे। तो सेतराम जी ने कहा चलो ठीक है डन। तो सेतराम जी इसके साथ में अपनी सेना की टुकड़ी भेजते हैं, और अब की बार ये कहां पे आ गया, सिया अब की बार अपने राजस्थान के अंदर आ गया, पाली में। अब की बार सिया कहां पे आके बैठ गया,
पाली में। अब की बार यहां पे आ गया सिहा। कंप्लीट। अब सिहा कहां पे आ गया, पाली वाला ब्राह्मण लेके आ गए, पाली में आके बैठ गया, पाली के आसपास के इलाके में आके बैठ गया। अब सुनो, एक बार बीच के अंदर जब अंग्रेज आए थे, भाई अंग्रेज आए थे ना हमारे 1897 क्रांति के समय जब अंग्रेज आए थे, तो एक अंग्रेज अधिकारी रुडयार्ड किपलिंग, अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, रुडयार्ड किपलिंग। बताया भी था मैंने एक दिन ऑफलाइन क्लास के अंदर, रुडयार्ड किपलिंग। अंग्रेज अधिकारी था। जब ये रुडयार्ड किपलिंग जो है मेहरानगढ़ के अंदर लंबे समय तक रहा था, ठीक है, लगभग 8 से 9 महीने तक, 8 से 9 महीने के टाइम पीरियड में एक किसके अंदर रहा था, मेहरानगढ़ के किले में रहा था, जोधपुर में रहा था लंबे समय तक। तो एक बार इसने देखा कि आज भी आप कभी जाओ तो देखना कि जो मेहरानगढ़ का जो किला है ना, सामने दीवार पे उसमें एक फोटो लगी हुई है जिसमें 4 शेर लड़ रहे हैं। कौन सी फोटो लगी है, जिसमें 4 शेर लड़ रहे हैं और बीच के अंदर एक आदमी लड़ रहा है, ठीक है। तो उस रुडयार्ड किपलिंग ने एक आदमी से पूछा, वहां का कोई आदमी होगा जो किले की जो चौकीदारी वगैरह करता था, उसको पूछा कि ये वाला सिस्टम क्या है, ये एक तो बीच में आदमी है, 2-3 शेर लड़ रहे हैं, ये फोटो किसके। तो उसने कहा यार इसको नहीं जानते, ये अपने राव सिंह जी है। कौन है, राव सिंह जी है, पूरे शेरों के साथ में रहे थे भाई, उनका पूरा बचपन ही किसके साथ में बिता था, शेरों के साथ में बिता था। फिर उसने पूरी कहानी बताई कि एक बार पाली वाला ब्राह्मण आए सीताराम जी को खा, ऐसा वैसा जो मैंने आपको पूरा बता दिया। तो ये कहानी किसको सबसे अच्छी लगी, रुडयार्ड किपलिंग। उसने कहा यार बहुत अच्छी बात है, तो अपने इसके बारे में कहानी बना सकते हैं। तो रुडयार्ड किपलिंग ने इससे पूरी बातें सुनी और वापस जाता है कहां पे, इंग्लैंड में। कहां पे गया रुडयार्ड किपलिंग, इंग्लैंड में जाके एक बुक लिखता है इसके ऊपर, द जंगल बुक। बुक को क्या लिखता है, बुक का नाम क्या है, द जंगल बुक, द जंगल बुक। रुडयार्ड किपलिंग इसके ऊपर बुक लिखता है द जंगल बुक। द जंगल बुक जो किसके ऊपर कहानी है, ध्यान रखना, राव सिंह की कहानी है, ध्यान रखना। और जो मोगले वाला कैरेक्टर है वो ये इसी बुक से उठाया गया है। अरे मोगले वाला सीरियल है ना, देखते होंगे आप, बगीरार, मोगलेर, शेर खा, तो ये सारा का सारा कैरेक्टर किसका है, अपने राव सिंह जी वाला कैरेक्टर है। लिया कहां से गया है, द जंगल बुक से। बुक किसकी है, रुडयार्ड किपलिंग की। इस बुक को 1907 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। 1907 के अंदर लिटरेचर का सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था इसको, 1907 के अंदर, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य का, इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था किसको, द जंगल बुक को। बुक है किसकी, रुडयार्ड किपलिंग की। मिला कब था, 1907 में, ठीक है। कहानी किसकी है, अपने राव सिंह जी की। बेच के कौन खा गया, रुडयार्ड किपलिंग। बाद में इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, ठीक है, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। अंग्रेजों ने इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई थी द जंगल बुक के ऊपर, इसको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ये रुडयार्ड किपलिंग कहता है मेहरानगढ़ के बारे में कि मेहरानगढ़ के किले का निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया है। बताया था मैंने एक दिन, वापस सुन लो, क्वेश्चन आया भी गया है कि राजस्थान के कौन से किले के बारे में कहा गया है कि इसका निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया है। तो कौन सा किला है, मेहरानगढ़ का किला। किसने कही है बात, रुडयार्ड किपलिंग ने कही। इसने एक किले के बारे में और बात कही थी, तारागढ़ बूंदी वाले किले के बारे में कहा था कि इस किले का निर्माण भूत व प्रेतों ने करवाया है। इस किले का निर्माण किसने करवाया है, भूत व प्रेतों ने करवाया है। तो आपको कोई पूछ ले कि राजस्थान के कौन से किले के बारे में कहा गया है कि इसका निर्माण भूत व प्रेतों ने करवाया है, तो तारागढ़ बूंदीवाला, ठीक है। एक तारागढ़ अजमेर में भी है, तो तारागढ़ बूंदीवाला के बारे में कहा गया है। कहा किसने था, रुडयार्ड किपलिंग ने। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। आप तुरंत इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको याद रहे। लिखना नहीं है ये बातें सारी की सारी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिखने नहीं, ऐसे समझाने के लिए बोला है। लिख लिया क्या, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, चलो तो ठीक है। तो यह बातें किसके बारे में थी, राव सिंह जी के बारे में। अब राव सिंह जी कहां पे आ गए, अपने पाली के आसपास राजस्थान में आ गए, ठीक है। पुत्र किसके थे, सेठराम जी के पुत्र थे। सेठराम जी कहां का था, कन्नौज का था। राव सिंह की माता का नाम क्या था, पार्वती था। क्या नाम था, पार्वती था। रह जाएगा ना इतना याद। अब सुनो,
अब लिखो राव सिंह, हेडिंग डालना राव सिंह। डाल ली, लिखो तो इसमें सबसे पहले लाइन क्या लिखनी है, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता से राजपुताने के पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता से राजपुताने के पाली क्षेत्र के आसपास आया, पाली क्षेत्र के आसपास आया। लिख ली। अगली लाइन लिखो, लिखो राव सिंह को राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है, राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष या मूल पुरुष। राव सिंह को राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष आप लिख सकते हो इसको मूल पुरुष। मैंने बताया था क्लास में कि आदि पुरुष, मूल पुरुष या मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक भी इसको बोल सकते हैं, फाउंडर, संस्थापक कौन है, राव सिंह जी है। लिखो जल्दी से लिख लो। लिख ली या स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। सबसे मुख्य बात तो यह है कि राव सिंह को राठौड़ों का आदि पुरुष कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष कौन है, तो राव सिंह है, ठीक है, या मूल पुरुष या संस्थापक कौन है, ठीक है। अब सुनो, इसका जो संबंध है ना, अब मैंने बताया पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता से पाली के आसपास आया था, तो इसका संबंध बता देख लो। इसका संबंध आप ऐसे लिख लो, कन्नौज, दोनों मैंने कल बताया था ना कि इतिहासकार भी अभी श्योर नहीं हुआ तो कन्नौज का है या बदायूं का, तो आप लिख लो कन्नौज और कोष्ट में लिखना बदायूं, शाखा से संबंधित था, शाखा से संबंधित था। समझ गए ना, दोनों क्यों लिखे, मैं समझ गए होंगे कन्नौज और बदायूं क्यों लिखे। कल मैंने बताया था कि कन्नौज का भी शोर नहीं है अभी, बदायूं का भी शोर नहीं, तो आप लिखना कन्नौज कोष्टक में बदायूं शाखा से संबंधित था। कंप्लीट। आगे देखो, अब ये आया, आके राजधानी बनाई थी इसने, तो राजधानी बनाई थी इसने खेड़-बाड़मेर को। राजधानी सबसे पहले बनाई थी किसको, खेड़-बाड़मेर को। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई पूछ ले कि राव सिंह ने जो राठौड़ वंश की स्थापना की थी वो कब की थी, तो लिखना 1240 में। कब की थी, 1240 ईस्वी में। तो 1240 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना, या राठौड़ वंश की स्थापना लिख लो। किसमें, मारवाड़ में या राजस्थान में। लिख लिया। अगले लाइन में लिखो तो, क्या लिखोगे, देखो सुनो,
एक इसका जो अभिलेख मिला है, मैंने बताया था ना कि जो वो पहले वाली जानकारी वो भी कौन से अभिलेख से मिलती है और ये वाली जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, तो है देवल अभिलेख। कल भी बताया था मैंने, कौन सा अभिलेख है, देवल अभिलेख। मिला कहां से देवल अभिलेख, बिट्ठू गांव, बिट्ठू गांव से। कौन से गांव से, बिट्ठू गांव से। और बिट्ठू गांव कहां पड़ता है, तो पाली जिले के अंदर। किसके अंदर, पाली जिले में। ये भी लिख लेना। अपने को जानकारी किससे मिल रही है, देवल अभिलेख से मिल रही है कहां का, देवल अभिलेख बिट्ठू गांव का है। और बिट्ठू गांव पड़ता कहां पे है, तो पाली जिले में पड़ता है। ये लिख लो जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखो, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। लिख लिया। अब देखो अगला, अब मैंने बताया था इसके बारे में कि भाई ये आया क्यों था मारवाड़ में, राजस्थान में आया क्यों था, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए। किसके सहायता के लिए आया था, तो पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए। पालीवाल ब्राह्मण का मुख्य कार्य क्या था, व्यापार करना। तो देखो एक 1273 के अंदर युद्ध हुआ था, 1273 के अंदर युद्ध हुआ था, जिसको युद्ध बोलते हैं बिट्ठू गांव का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है, बिट्ठू गांव का युद्ध, बिट्ठू गांव का युद्ध। युद्ध कब हुआ था, 1273 ईस्वी के अंदर, बिट्ठू गांव का युद्ध। ये जानकारी भी कहां से मिलती है हमें, देवल अभिलेख से मिलती है। जानकारी कहां से मिलती है, देवल अभिलेख से मिलती है, देवल अभिलेख से। लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना। जानकारी का जो स्रोत है कौन सा है, देवल अभिलेख। इस बिट्ठू गांव के अभिलेख में, सॉरी बिट्ठू गांव के युद्ध में हुआ क्या था, ये सुनो आप। देखो ये युद्ध हुआ था मुसलमानों और राव सिया के मध्य। किसके मध्य, मुसलमान या मुस्लिम सेना लिख लो आप, मुस्लिम सेना लिख लेना, मुस्लिम सेना वर्सेस सिया। ठीक है, बस मुस्लिम सेना इस पे आक्रमण करती थी, किसके ऊपर, पालीवाल ब्राह्मण उस पे आक्रमण करती थी, उसको लूट लेते थे माल पूरा। तो इसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं था, कोई राजा नहीं था, ध्यान रखना। पूरे के पूरे गठबंधन के लोग थे, वो आक्रमण करते थे पालीवाल ब्राह्मणों पे और उससे जो लूट का माल लेके फरार हो जाते थे। तो अब क्यों राजा कौन बना हुआ है यहाँ पे, रावसिया। तो रावसिया तो पर्टिकुलर एक इंसान है बट, ठीक है, और ये पूरे गठबंधन के लोग हैं, समझ रहे हो। तो इस मुस्लिम सेना और रावसिया के मध्य युद्ध होता है बिट्ठू गांव का युद्ध, समझ रहे हो। इस बिट्ठू गांव के युद्ध में रावसिया जी लड़ते हुए मारे जाते हैं। कौन, अपने रावसिया जी। तो यह भी आपको याद रखना है। तो बिट्ठू गांव में है, रावसिया जी लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो इसमें जीत किसकी हुई है, मुस्लिम सेना की, और ये लड़ते हुए मारे गए। तो आप लिख लो कि रावसिया जी लड़ते हुए मारे जाते हैं। ठीक है, अब सुनो, एक ध्यान देने वाली बात है। कहा जाता है कि इस युद्ध में ना, जब ये युद्ध हुआ था बिट्ठू गांव का युद्ध, इसमें रावसिया के साथ में 1 लाख स्त्री पुरुष मारे गए थे। कौन, इसके साथ में लड़ने वाले 1 लाख स्त्री पुरुष, ज्यादा तो पुरुषों की संख्या थी, सैनिकों की संख्या थी, तो 1 लाख जो लोग इसके अंदर मारे गए थे। इसलिए इस युद्ध को मारवाड़ का लाख जवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मारवाड़ का लाख जवर। तो आपको यह भी बात याद रखनी है, इस युद्ध को क्या बोलते हैं, मारवाड़ का लाख जवर। तो लिख लो, इस युद्ध को मारवाड़ का इस युद्ध को मारवाड़ का लाख जवर कहा जाता है, लाख जवर। ये बात लिख लो, जल्दी लिखो।
जल्दी लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया? अब सुनो, अब आपको देखो राजसिया के बारे में क्या क्या कुछ है। देखो राजसिया के पिता का नाम बता दोगे? सेतरामजी था। और बता दोगे पिता का नाम कौन है? सेतरामजी था। माता कौन है? पार्वती है। कौन से वंश की? तो सोलंकी वंश की है। कौन है भाई माता? देखो सेतरामजी से और माता पार्वती से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा वो देख लो आप। सबसे पहले तो आप इसके स्टार लगा लेना भाई। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है इससे कि बिट्ठू गांव का युद्ध किसके काल में हुआ था? राव सिंह के काल में हुआ था। एक जो अभिलेख लिखाया था मैंने अभी, देवल अभिलेख, बिट्ठू गांव का देवल अभिलेख, वो आपको याद होना चाहिए। आपको ये भी पूछ ले कि मारवाड़ का जो लाख जंवर है वो किसका काल है? तो किसका काल है? रावसिया का काल है। कंप्लीट। सबसे मुख्य प्रश्न ये आएगा कि रावसिया का जो है, आपको पूछ ले कि मारवाड़ की राठौड़ वंश का संस्थापक फाउंडर, ठीक है, आद्य पुरुष है, मूल पुरुष कौन है? तो रावसिया है। दूसरी मुख्य बात कौन सी है कि रावसिया ने अपनी राजधानी किसको बनाई? तो खेड़ बाड़मेर को बनाई। कंप्लीट। तो ये है रावसिया जी, कंप्लीट हो गए अपने। अगले राजा थे राव आस्थान। कौन थे? राव आस्थान। उसके बारे में ज्यादा बातें नहीं है राव आस्थान के बारे में, ठीक है। राव आस्थान के बाद में बनता है इसका एक पुत्र राव दुहड़। राव दुहड़, राव दुहड़ किसका पुत्र है? राव आस्थान का। पिता का नाम क्या है इसका? आस्थान। समझ रहे हो? मैं देखो आस्थान के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे कि इसके बारे में कुछ ज्यादा बातें हैं नहीं। राव दुहड़ के बारे में डायरेक्ट पढ़ते हैं। अब सुनो, 1276 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। किसके? राव सिया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में बनता है राव आस्थान। कौन बनता है? राव आस्थान। उसके बाद में बनता है राव दुहड़। तो ये राव दुहड़ क्या करता है कि जब जोधपुर है, जोधपुर के मैंने बताया कि जोधपुर में एक इलाका है, क्या नाम है? मंडोर। मंडोर का पुराना नाम क्या है? मांडव्यपुर। कौन सा नाम है? मांडव्यपुर। तो जोधपुर का जो इलाका है मांडव्यपुर, उसमें पहले किसका अधिकार था? तो प्रत्यारों का अधिकार था। ये मैंने आपको पूरी बातें बता दी ऑफलाइन क्लास के अंदर। जो प्रत्यार थे मंडोर के, उनको हराया किसी ने था, वो कौन था? राव दुहड़। तो इसने क्या किया था? मंडोर के प्रत्यारों को हरा के मंडोर को अपने अधीन ले लिया था। कंप्लीट। और उसके बाद में ये प्रत्यार के खिलाफ लड़ता हुआ वापस मारा जाता है। बाद में वापस प्रत्यार इसके ऊपर अटैक करते हैं, फिर ये मारा जाता है। तो अपने को याद करने वाली बात क्या है? पहली बात तो इसने प्रत्यारों से मंडोर ले लिया था। मंडोर ले लिया था, ठीक है। एक बात। अगली बात देखो, ये देखो कर्नाटक से एक मूर्ति लाता है जारगणा, ठीक है। राव दुहड़ है ना, वो कर्नाटक से एक मूर्ति लेके आता है। कर्नाटक से एक मूर्ति लेके आता है जिसका नाम है चक्रेश्वरी। माता जी की मूर्ति है जिसका माता का नाम क्या है? चक्रेश्वरी माता। चक्रेश्वरी माता। माता कौन सी है? चक्रेश्वरी माता। कौन लेके आ रहा है? राव दुहड़ लेके आ रहा है। कहां से लेके आ रहा है? कर्नाटक से लेके आ रहा है। बाद में इस मूर्ति का आगे नाम चल के जो प्रचलित हुई है मूर्ति, वो किसके नाम से हुई थी? नागनेची माता के नाम से। किसके नाम से? नागनेची माता के नाम से। नागनेची माता के नाम से, ठीक है। तो ये क्या करता है? कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाता है और लाके कहां पे स्थापित कर देता है? नगाना बाड़मेर के अंदर। अब की बार इसने कहां पे स्थापित कर दिया? लाके नगाना बाड़मेर के अंदर। और यहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि चक्रेश्वरी माता या नागनेची माता का मुख्य मंदिर कहां पे है? तो कहां पे है? नगाना बाड़मेर में है, ठीक है। बनाया किसने था? तो राव दुहड़ ने बनाया था। किसने भी आता था कि नगाना बाड़मेर के अंदर नागनेची माता का जो मंदिर किसने बनवाया था? तो राव दुहड़ ने बनाया था। मूर्ति कहां से लाया था? कर्नाटक से लाया था। क्वेश्चन कभी ये भी आ जाता है कोई लेवल के एग्जाम में, इसमें पूछा जा सकता है कि चक्रेश्वरी
नागणेची माता का मूल नाम क्या है? नागणेची माता का मूल नाम क्या है? तो नागणेची माता का मूल नाम क्या है? चक्रेश्वरी माता। याद रह जाएगा ना, चक्रेश्वरी माता। बाद में ये माता किसके नाम से प्रसिद्ध हुई? नागणेची माता, जिसको राठौड़ों की कुलदेवी कहा जाता है। नागणेची माता को क्या कहा जाता है? राठौड़ों की कुलदेवी। ये भी आपको लिख लो, राठौड़ों की कुलदेवी। राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी माता है? नागणेची माता। ये बातें लिखो जल्दी से। और बाद में देखो, ये जो है राव दुअड़ है, वह प्रत्यारों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। तो ये मैं यहां पे लिख रहा हूं कि प्रत्यारों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। ये बातें यहां पे लिख रहा हूं। प्रत्यारों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। ये लिख लो आप। प्रत्यारों के खिलाफ लड़ता हुआ कौन मारा गया था? तो राव दुअड़ मारा गया था। ये बातें हैं सारी की सारी राव दुअड़ के बारे में। लिख लो जल्दी से। लिख लिया गया? तो अब की बार कौन मर गया? राव दुअड़ मर गया। किसके खिलाफ? प्रत्यारों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। सन आपको कोई पूछ ले 1309 है ना, मैं सन देखो पूछेगा नहीं कोई से, आपको पूछ ले तो आप लिख लेना 1309 वाली बात है। वही तो मैं बता दी थी पहले भी, 1309 की बात है, तो 1309 वाली बात है। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक राज्य है छोटा सा, राव तीड़ा। मिटा दो ना। अब देखो, एक तो ये प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन क्लास के अंदर कि आपको लिख लिया या नहीं लिख लिया, इसके बारे में पता नहीं चलता है। और अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं तो आपको थोड़ा टाइम देता हूँ लिखने के लिए। भाई स्क्रीनशॉट लोगे छोड़ दोगे, आप क्लास ले लोगे, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देंगे, बाद में लिखोगे या नहीं लिखोगे इसकी क्या गारंटी है? तो अब की बार राजा कौन है? राव तीड़ा। इसके बारे में देखो कोई ज्यादा खास बात नहीं है। इसने महेवा बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया था, बस एक ही बात है, महेवा बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया था। महेवा कहां पड़ता है? बाड़मेर। राजधानी बनाया था, ध्यान रखना। ठीक है, और एक सोनगरा चौहान राजा था, उसको इसने परास्त किया था, वो अपने काम की बात है नहीं। ठीक है, अपने एक ही काम की बात है कि महेवा बाड़मेर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ये आप लिख लो, राव तीड़ा। राव तीड़ा में क्या लिखोगे? महेवा बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया था। बाकी के जो राजा है अपने कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज क्लास लंबी हो जाएगी बाद में, समझ रहे हो? तो ये आप लिख लेना, कल लिख लो आप। तो लिख लिया होगा शायद आपने। तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा हमने? आज की क्लास में हमें जो रावसिया वाली वो पूरी वो कहानी थी, किदंती थी, वो एक वो अपने बता दी, ताकि उसमें आपको याद रह जाए कि मारवाड़ में ऐसा ऐसा सिस्टम हुआ था। ठीक है ना भाई, मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना है ऐसे करके हुई थी, इसलिए मैंने आपको वो बताई है। उसके बाद हमने रावसिया पढ़ लिया, दोहर पढ़ लिया, और जो तीड़ाजी वाली एक मुख्य बात थी कि महेवा बाड़मेर को, आपको कोई पूछ सकता है कि मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने महेवा बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया था, तो कौन है? राव तीड़ाजी है। इसके बारे में इतनी मुख्य बात थी, समझ रहे हो? अगर आपने अभी तक अपने चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर जानकारी अच्छी लग रही है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक जो टेलीग्राम चैनल है विजय जीके हब, क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का? विजय जीके हब, उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर ले। ठीक है, क्योंकि इस क्लास के जो क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो फैक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उससे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके जो क्वेश्चन है वो कहां पे मिलेगी आपको?
विजय जी की आप टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो उसको आपको ज्वाइन करना है। इसकी जो लिंक है इस वीडियो के आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी आपको, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, समझे हो। तो इतनी बातें हैं। वापस इसको रिवाइज करके आना, ध्यान रखना। मारवाड़ का जो भाग फर्स्ट है उसको भी रिवाइज करना है, और मारवाड़ का आज वाला जो भाग सेकंड है, कौन सा भाग है आज वाला, भाग सेकंड है, इसको भी आपको रिवाइज करना है। साथ साथ में इसको पढ़ते जाना है, नोट्स भी बनाते जाना है। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।